हेलो, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। मेरे इस चैनल क्यूसी हिंदी क्लासेस में आप सभी सहयोगियों का हार्दिक स्वागत है। मैं जेपी सर और आज आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न के साथ, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का ज़माना है और जो बच्चे कंपटीशन देने के लिए जा रहे हैं वो एक बार मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अंत में ये भी आप लोग को बताना रहेगा कि कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल सही रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। चार ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन है 14, ऑप्शन है 15, ऑप्शन है 18 और ऑप्शन है 22। तो इसमें से राइट आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की संख्या मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने। हिंदी की आदि जननी, आदि मतलब पहले, यानी हिंदी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? ऑप्शन है संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो इसमें से जो राइट आंसर है आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृत से। मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूँ कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट आया और अवहट के बाद प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। हिंदी में मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 50, 51, 52, 53। इसमें से जो सही आंसर है उसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 52, यानी हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन है तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ्य। इन चारों में से सही आंसर बताइए आप लोग। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतस्थ। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन के वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बिल्कुल बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। ऑप्शन पहले क्वेश्चन कि 6 यानी छत्री 6, जो 6 व्यंजन है वो वर्ण किसके योग से बना है? यानी छत्री 6 है, ये किस किस व्यंजन के मेल से बना है? ऑप्शन है क प्लस श, क प्लस च, क प्लस छ, क प्लस स। इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी
क प्लस श। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। यानी 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है। वो कौन सा शब्द है आप लोग देख सकते हैं और जवाब भी दीजिए। चलिए, पहला ऑप्शन है शाबाश, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है सुषमा और चौथा ऑप्शन है दुर्गम। चारों में से सही आंसर, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दुर्गम शब्द सही है। ठीक है, परीक्षा र में बड़ी की मात्रा रहेगा और शाबाश में षटकोर श, ठीक है, और सुषमा में मुधम्मी स जो आधा है वो पूरा श होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, यहाँ पे 8 नहीं डल पाया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, गायक में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, गायक जो है वो सबसे पहले आपको मैं बता दूं विधिवत कि स्वर संधि होगा, लेकिन अगर स्वर संधि के प्रकार में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी यानी अयादि संधि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि गायक शब्द का संधि विच्छेद गय, ग में अय की मात्रा यानी गय प्लस अक, ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा गय प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सज प्लस जन, सत प्लस जन, सज प्लस न, स प्लस जन। इसका जो सही आंसर है आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सत प्लस जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। इसमें से जो राइट आंसर है आप लोग जल्दी से दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है उस ऑप्शन नंबर डी यानी ओढ़ना। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे, आगे यानी आदि, आदि यानी आरंभ, आरंभ यानी शुरुआत में जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए वही शब्द उपसर्ग कहलाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। तो देखिए, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना जो शब्द है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ओ जो है वो संस्कृत के 22 प्रकार में नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। समास के कितने भेद, भेद यानी प्रकार हैं? ऑप्शन है 5, 3, 6, 4। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास,
5वां द्वंद्व समास और 6वां बहुव्रीहि समास। इस तरह समास के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्पुरुष समास। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो गौशाला का विग्रह होगा गौ के लिए शाला। गौ मतलब गाय के लिए शाला, शाला मतलब रहने का स्थान, घर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं आप लोग को कि यह क्वेश्चन कंपटीशन में न जाने कितने बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न यह है कि यह क्वेश्चन यानी पीताम्बर जो शब्द है वह 2 समास के अंतर्गत आता है। यह बहुव्रीहि में भी आता है, कर्मधारय में भी आता है। तो सबसे पहले आप लोग सही इसका आंसर दीजिए कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो चलिए, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुव्रीहि समास। थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं उजागर कर दूं कि जब भी पीताम्बर शब्द में समास पूछे और ऑप्शन दोनों हो, बहुव्रीहि भी और कर्मधारय दोनों भी हो ऑप्शन में, तो दोनों में से बहुव्रीहि समास सही होगा। अगर ऑप्शन में कर्मधारय देता है और बहुव्रीहि शब्द नहीं है, बहुव्रीहि समास नहीं है, तब आप कर्मधारय लगा सकते हैं। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर से समझा दूं कि पीताम्बर शब्द में कभी भी समास पूछे और दोनों ऑप्शन रहें, यानी कर्मधारय भी और बहुव्रीहि, तब इसका सही आंसर बहुव्रीहि होगा। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं रहता है, सिर्फ कर्मधारय रहता है, तो इसका राइट आंसर फिर कर्मधारय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। आप लोग इसका आंसर सही दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विगु समास। पंचवटी में इसलिए द्विगु समास है क्योंकि द्विगु समास हमें संख्या पद का बोध कराता है, यानी जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास होता है। यानी कोई भी शब्द से हमें यह पता चले कि वह संख्या पद का बोध करा रहा है, जैसे त्रिकोण, त्रिमूर्ति, नवरत्न, पंचवटी, सप्ताह, शताब्दी आदि शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार प्रश्न। ये भी प्रश्न न जाने कितने बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में। तो मैं तीनों चीज़ एक ही लिख दिया हूँ। इन तीनों के आधार पे, चाहे उत्पत्ति के आधार पे, चाहे स्रोत के आधार पे, चाहे इतिहास के आधार पे, ये तीनों के आधार पे जब भी पूछेगा तो इसका आंसर तीनों के आधार पे एक ही होगा। और ये चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास, इन तीनों के आधार पे अगर शब्द का वर्गीकरण के आधार पे भेद पूछे तो 4 होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा जो होता है विदेशज शब्द। इस तरह 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। परीक्षा शब्द
किस वर्ग में आता है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप लोग को सही सही आंसर देना है। चलिए बताइए। चलिए, परीक्षा जो शब्द है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि परीक्षा शब्द तत्सम शब्द होगा, क्योंकि परीक्षा का अर्थ होता है परख, और जो शब्द संस्कृत का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसलिए परीक्षा जो शब्द है तत्सम शब्द होगा, और इसका तद्भव यानी परीक्षा शब्द का तद्भव परख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रिक्शा शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। इसका सही सही आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिक्शा जो शब्द है विदेशज शब्द है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि विदेशज शब्द तो है लेकिन किस भाषा से लिया गया है, तो आपका बताना पड़ेगा कि जो रिक्शा शब्द है वो जापानी भाषा से लिया गया है। ओके, इसी तरह चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये सारे शब्द चीनी भाषा से लिया गया है, यानी चाइनीज से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने अपनत्व शब्द है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन है भाववाचक, ऑप्शन है जातिवाचक, ऑप्शन है पदार्थवाचक। चलिए, इसका जो सही आंसर है आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपनत्व जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अपना जो सर्वनाम शब्द है अपना से अपनत्व बना है, यानी सर्वनाम शब्द जो अपना है उसका भाववाचक में जब परिवर्तन होगा तो अपनत्व शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ऑप्शन है 3, 4, 6, 5। इसमें से सही आंसर बताइए आप लोग। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 होते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तम पुरुष में मैं यानी खुद के लिए जो बात किया जाता है, मैं, मेरा, हम, हमारा, है ना, ऐसे शब्द जो होते हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा यानी मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम लोग, यानी जो दूसरे के लिए शब्द यूज किया जाता है, सामने वाले के लिए जो शब्द यूज किया जाता है। और तीसरा जो होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, ये, वह, वे लोग, ये लोग, ऐसे शब्द जब भी आए तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। अव्यय के भेद होते हैं, यानी अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 3, 5, 6, 4। इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अव्यय को एक और नाम से जाना जाता है। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी या अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, कारक, वचन, काल आदि के आधार पे कोई परिवर्तन न हो, यानी जो शब्द जैसे हैं वैसे ही उसका प्रयोग किया जाता है।
वह शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक तो आंसर सारा क्लियर कर दिया गया, लेकिन एक और क्वेश्चन जो 20 के रूप में है वो है कि बगीचा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, कंपटीशन में हम लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और आंसर तुरंत लगाकर चले आते हैं। देखिए इसमें पूछा है कि नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो एक नहीं है, बाकी 3 है। तो इसका आंसर आप लोग सारे लोग जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग इसका आंसर आप सभी को खुद को देना है कमेंट्स में, और अंत में ये भी बताना है कि आज के जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न में से आप लोग के कितने प्रश्न सही हुआ है, ये भी आप लोग को कमेंट्स में जवाब देना है। और मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।